क्या एक बाप अपनी उस सगी बेटी को जान से मार सकता है जो अब एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी है? एक ऐसी दुनिया जहां सगे रिश्तेदार भी ज़ॉम्बी बनते ही एक दूसरे का मांस नोच रहे हों, वहां एक लाचार लेकिन जानबाज पिता पूरी दुनिया की आर्मी और सरकार से भिड़ जाता है, सिर्फ अपनी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन चुकी बेटी को दोबारा ठीक करने के लिए। आज की कहानी सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाले ज़ॉम्बीज़ की नहीं है, बल्कि यह कहानी है दुनिया के सबसे महान पिता की, जिसने साबित कर दिया कि एक बाप का प्यार मौत और वायरस से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इस दिल छू लेने वाले सफर को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके होश उड़ा देगा और आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम की एक बेहद प्यारी और मासूम लड़की से। यूरी एक आम लड़की की तरह अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। वह अपने आने वाले डांस कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही होती है। तभी कमरे में उसके पापा जेन की एंट्री होती है। जेन अपनी बेटी को खुश करने के लिए और उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने जमाने के कुछ पुराने और फनी डांस स्टेप्स दिखाने लगते हैं। यूरी को अपने पापा की ये अजीब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह हंसते हुए उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। घर का माहौल बेहद खुशनुमा है। इस छोटी सी फैमिली में एक और मजेदार मेंबर भी है, उनकी आलसी बिल्ली। ये बिल्ली पूरे दिन टीवी के सामने बैठकर दूसरी बिल्लियों की शो देखती रहती है। जेन उसे भी डांटते हैं कि इतना टीवी मत देखा करो, वरना आंखें खराब हो जाएंगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, शांत और खुशहाल चल रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल उनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। तभी अचानक टीवी पर आ रही नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग रुक जाती है और स्क्रीन पर एक बेहद डरावनी इमरजेंसी न्यूज फ्लैश होती है। न्यूज एंकर की आवाज में साफ डर महसूस किया जा सकता था। वह बताता है कि पूरे शहर और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। यह कोई आम बीमारी नहीं थी। इस वायरस की चपेट में आते ही लोग पल भर में हिंसक जानवर बन रहे थे, पागलों की तरह चीख रहे थे और सड़कों पर जो भी इंसान दिख रहा था उसे जिंदा चबा रहे थे। अगली सुबह जब यूरी सोकर उठती है तो शहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यूरी डरते डरते खिड़की के पास जाती है और बाहर का नजारा देखती है। सामने पड़ोस की आंटी अपने पति के साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। पहले तो मासूम यूरी को लगा कि शायद वो दोनों सुबह सुबह कोई मजाक या प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल वो औरत पूरी ताकत से अपने ही पति की गर्दन पर झपट पड़ती है और उसका मांस नोचने लगती है। चारों तरफ खून ही खून बिखर जाता है। यूरी की चीख निकल जाती है। वह समझ जाती है कि सामने खड़ी औरत अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर ज़ॉम्बी बन चुकी है। जेन तुरंत दौड़कर आते हैं और यूरी को खिड़की से पीछे खींच लेते हैं। वह पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते हैं, लेकिन तब तक वह ज़ॉम्बी औरत उनके घर की तरफ देख लेती है। वह पागलपन में दौड़ती हुई आती है और उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। खिड़कियों के शीशों पर वह अपने सिर पटकने लगती है। बाहर का माहौल अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। सड़कों पर गाड़ियां पलट रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड इंसानों का शिकार कर रहा था। जेन को समझ आ जाता है कि इस घर में ज्यादा देर रुकना सीधे मौत को दावत देना है। अपनी इकलौती बेटी को सुरक्षित रखने के लिए वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह यूरी का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे सड़क पर कदम रखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन तो दूर, सड़क का हर दूसरा इंसान अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। पुलिस वाले खुद ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब जेन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उन्हें इस शहर से बहुत दूर निकलना होगा। वह यूरी से कहते हैं, अगर इस खौफनाक दुनिया में कोई जगह सुरक्षित हो सकती है तो वह है गाँव में तुम्हारी दादी का घर। लेकिन ज़ॉम्बी से भरी इन सड़कों को पार करना नामुमकिन था। तभी जेन के दिमाग में एक बेहद अजीब और खतरनाक आइडिया आता है। वह यूरी से कहते हैं कि अगर हमें इन ज़ॉम्बीज़ के बीच से जिंदा निकलना है तो हमें भी इनकी तरह ही एक्टिंग करनी होगी। दोनों बाप बेटी अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हैं, अपनी आंखें अजीब करते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह लड़खड़ा कर चलने लगते हैं। शुरुआत में उनका यह मास्टर प्लान काम कर जाता है। आसपास से गुजरने वाले खतरनाक ज़ॉम्बीज़ उन्हें अपनी ही बिरादरी का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी को उन पर शक हो जाता है। वह उनके करीब आकर उन्हें सूंघने लगता है। जेन की सांसें अटक जाती हैं और अचानक वह ज़ॉम्बी जोर से चीखता है, जिसका मतलब था कि उसे इंसानों की बू आ चुकी थी।
पल भर में ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ता है। जेन यूरी का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगते हैं। भागते भागते एक बूढ़ी ज़ॉम्बी औरत जेन को दबोच लेती है और उनके हाथ पर सीधे अपने दांत गड़ा देती है। जेन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, वह भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। लेकिन तभी एक मजेदार ट्विस्ट आता है। उस बूढ़ी ज़ॉम्बी के नकली दांत जेन के हाथ में ही निकल कर आ जाते हैं। जेन बिना वक्त गंवाए उस ज़ॉम्बी को धक्का देते हैं और आगे भागते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जेन देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। वह यूरी को सड़क के किनारे एक सुरक्षित कोने में छिपा देते हैं और कहते हैं, यूरी तुम यहीं छिपकर मेरा इंतजार करो, मैं सामने से कोई चालू गाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। जब तक मैं न आऊं बाहर मत निकलना। जेन अकेले ही मौत के मुंह में कूद जाते हैं। वह ज़ॉम्बी से बचते बचाते एक सुनसान खड़ी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। काफी मशक्कत के बाद वह गाड़ी को डायरेक्ट स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। वह तेजी से गाड़ी बैक करते हुए यूरी के पास पहुंचते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर शहर की सरहद से बाहर निकल जाते हैं। जेन राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्होंने मौत को मात दे दी है और अब उनकी बेटी सुरक्षित है। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। जेन मुस्कुराकर साइड वाली सीट पर बैठी यूरी की तरफ देखते हैं, लेकिन यूरी की खामोशी जेन के दिल में डर पैदा कर देती है। यूरी बिल्कुल शांत थी, उसकी आंखें पथराई हुई थी। जेन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से यूरी का हाथ उठाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। यूरी की कलाई पर किसी के दांतों के गहरे निशान थे। उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे इंसानी गुलाबी से बदलकर गहरा ग्रे होने लगा था। असल में जब यूरी उस कोने में अकेली छिपी हुई थी, तभी एक छोटे ज़ॉम्बी बच्चे ने उस पर हमला कर दिया था और यूरी ने अपने पापा को ये बात नहीं बताई थी। वायरस बहुत तेजी से यूरी के पूरे शरीर में फैल रहा था। देखते ही देखते जेन की आंखों के सामने उसकी मासूम बेटी एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। वह ज़ॉम्बी जो अब तक दूसरों को काट रहे थे, आज उसी वायरस ने जेन की पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। जेन गाड़ी रोकते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। क्या वह अपनी ही बेटी को यहीं तड़पता हुआ छोड़ दें या उसे मार दें? नहीं, एक बाप ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे ही यूरी पूरी तरह ज़ॉम्बी बनती है, वह अपनी इंसानी यादें खो देती है और अपने ही पापा पर हमला करने के लिए झपटती है। जेन रोते हुए अपनी बेटी से खुद को बचाते हैं। वह भारी मन से यूरी के सिर पर एक प्लास्टिक की बाल्टी डाल देते हैं और उसे सीट बेल्ट से कसकर बांध देते हैं ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। इस हालत में वह अपनी आधी ज़ॉम्बी बन चुकी बेटी को लेकर गांव में अपनी मां के घर पहुंचते हैं। गांव पहुंचने पर यूरी की दादी अपने बेटे की गाड़ी देखकर खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा और पोती शहर की तबाही से बचकर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही जेन गाड़ी से उतरता है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वह रोते हुए अपनी मां के गले लग जाता है और कहता है, मां, यूरी अब पहले जैसी नहीं रही, उसे वायरस लग चुका है। जब दादी गाड़ी के अंदर यूरी को इस भयानक हालत में देखती हैं, तो पूरे घर में मातम छा जाता है। उसी रात टीवी पर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट ढूंढने के बहुत करीब हैं। अगर संक्रमित लोगों को संभाल कर रखा जाए तो भविष्य में उन्हें दोबारा ठीक किया जा सकता है। ये खबर सुनते ही जेन के बुझते हुए दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है, वह उसे वापस ला सकता है। अगली ही सुबह जेन बिना किसी को बताए यूरी को लेकर पास के सरकारी अस्पताल पहुंचता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई शुरुआती इलाज मिल जाए। लेकिन अस्पताल का नजारा किसी नरक जैसा था। वहां पहले से ही सैकड़ों ज़ॉम्बी चिल्ला रहे थे। तभी वहां आर्मी की एक टुकड़ी पहुंचती है। आर्मी के जवान बिना किसी जांच या चेतावनी के सभी संक्रमित लोगों और ज़ॉम्बीज के सिर में सीधी गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। जेन समझ जाता है कि सरकार के लिए ज़ॉम्बी जब इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कचरा है जिन्हें साफ करना है। अगर किसी ने यूरी को देख लिया तो आर्मी उसे भी पल भर में भून देगी। जेन तुरंत यूरी को छिपाकर वापस घर ले आता है। घर लौटने के बाद जेन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता है कि वह अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता और न ही वह उसे आर्मी के हाथों मरने देगा। वह रोते हुए अपनी मां से कहता है, शायद मुझे खुद ही यूरी की इस तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। भारी कदमों से जेन घर के पीछे जाता है और अपनी ही बेटी को दफनाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदने लगता है।
गड्ढा खोदने के बाद वह हाथ में हथियार लेकर यूरी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह यूरी के मासूम चेहरे को देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। हथियार हाथ से छूटकर गिर जाता है। जेन को यूरी का बचपन याद आने लगता है, उसका पहली बार हंसना, उसका पापा कहना, उसकी वो मासूम शरारतें। जेन घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकता, मैं आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मौका पाकर यूरी घर का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। जेंग और उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाते हैं। अगर यूरी गांव के किसी इंसान के सामने आ गई तो पूरा गांव उसे मार डालेगा। जेंग पूरे गांव में बदहवास होकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि बचपन में जब भी यूरी गांव आती थी तो उसकी एक पसंदीदा जगह थी गांव के किनारे बनी एक पुरानी जर्जर झोपड़ी। जेंग और दादी तुरंत दौड़ते हुए उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं। जब वे झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते। यूरी सच में उसी पुरानी झोपड़ी के कोने में बैठी हुई थी। जेंग के दिमाग में तुरंत एक सवाल कौंधता है, अगर यूरी पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो उसे अपने बचपन की यह पसंदीदा जगह कैसे याद रही। इसका मतलब साफ था कि वायरस यूरी के शरीर पर भले ही कब्जा कर चुका था, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में उसकी पुरानी यादें और उसकी इंसानियत अभी भी जिंदा थी। जेन तय कर लेता है कि वह यूरी की इन्हीं यादों को जगाकर उसे दोबारा इंसान बनाएगा। वह अपनी बेटी की याददाश्त का इम्तिहान लेने के लिए एक तरीका अपनाता है। वह अपने मोबाइल पर यूरी का सबसे पसंदीदा गाना प्ले करता है जिस पर वह बचपन में हमेशा डांस किया करती थी। जैसे ही म्यूजिक की धुन हवा में गूंजती है, यूरी के शरीर में एक अजीब सी हलचल होती है। उसका ज़ॉम्बी रूप धीरे धीरे शांत होने लगता है और वह उसी धुन पर अपने पुराने डांस स्टेप्स करने लगती है। ये देखकर जेंग और दादी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अब जेंग का विश्वास पक्का हो चुका था। घर लौटने के बाद जेंग दिन रात ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च करने लगता है। उसे इंटरनेट पर कुछ थ्योरीज मिलती हैं कि अगर किसी ज़ॉम्बी को उसकी सबसे गहरी पुरानी यादें लगातार याद दिलाई जाएं, तो उसका ब्रेन दोबारा एक्टिव हो सकता है और वायरस कमजोर पड़ सकता है। अब बाप बेटी का एक अनोखा और मुश्किल सफर शुरू होता है। जेंग रोज यूरी को इंसानों की तरह व्यवहार करने की ट्रेनिंग देने लगता है। वह उसे चम्मच से खाना खाना सिखाता है, उसे कच्चा मांस खाने से रोकता है और उसे पकाया हुआ खाना खिलाने की कोशिश करता है। इसी बीच जेंग का एक पुराना दोस्त डोनबे, जो कभी डॉक्टर हुआ करता था, उनसे मिलने आता है। लेकिन जैसे ही डोनबे घर के अंदर यूरी को ज़ॉम्बी की हालत में देखता है, वह डर जाता है। वह समझ जाता है कि जेंग ने एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है और सरकार से एक ज़ॉम्बी को छिपाया है। डोनबे तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन जेंग उसे पैर पकड़कर रोक लेता है और रोते हुए कहता है, डोनबे, मेरी बच्ची को मत मारो। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं है, वह मुझे पहचानती है। जेंग की माँ भी डोनबे को समझाती है। देर रात तक चली लंबी बहस के बाद डोनबे का दिल भी पिघल जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते उसे पता था कि जेंग की थ्योरी सही हो सकती है। वह जेंग को सलाह देता है कि अगर यूरी को बचाना है तो उसे इस गांव से दूर किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां कोई आता जाता ना हो। डोनबे की सलाह पर जेंग अपनी बेटी को लेकर एक बेहद सुनसान और वीरान समुद्र किनारे ले जाता है। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। ये जगह यूरी के इलाज और ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट थी। जेंग यूरी को सिखाता है कि उसे किसी भी हाल में इंसानों को नहीं काटना है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी यूरी को भूख लगती, उसका ज़ॉम्बी रूप बाहर आ जाता। लेकिन इसी ट्रेनिंग के दौरान जेंग एक बहुत ही खास बात नोटिस करता है। जब भी जेंग अपने पास रखी सीटी को जोर से बजाता, यूरी का दिमाग अचानक शांत हो जाता था। चाहे वह कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, सीटी की आवाज सुनते ही वह रुक जाती थी। जेंग को अपनी बेटी को कंट्रोल करने का एक रिमोट कंट्रोल मिल गया था। महीनों बीतते गए। जेंग हर दिन यूरी की एक फोटो खींचता और उसे अपनी एक पसंद डायरी में चिपकाकर लिखता कि आज यूरी ने क्या नया सीखा। करीब 8 महीनों की दिन रात की तपस्या के बाद आखिरकार वो चमत्कारी पल आता है, जिसका एक बाप सदियों से इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब जेंग यूरी को खाना खिला रहा होता है, यूरी जेंग की आंखों में देखती है और उसके मुंह से बहुत ही धीमी आवाज में एक शब्द निकलता है, पापा। जेंग के हाथ से खाने की प्लेट गिर जाती है। वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। 8 महीने बाद उसकी बेटी ने उसे पहचान कर पापा कहा था।
यह इस बात का सबूत था कि जेन की मेहनत रंग ला रही थी। यूरी अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी। वह लोगों को देखकर हमला करने के बजाय हाय कहना सीख रही थी। लेकिन यूरी की दादी एक कड़वा सच बताती है कि बेटा, यूरी अंदर से भले ही ठीक हो रही हो, लेकिन बाहर से उसकी त्वचा और चेहरा अभी भी ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। अगर उसे कभी आम दुनिया में वापस जाना है तो उसे इंसानों जैसा दिखना भी होगा। अपनी बेटी को एक नॉर्मल लुक देने के लिए जेन शहर के एक मॉल में ढेर सारा कॉस्मेटिक्स और मेकअप का सामान खरीदने जाता है। लेकिन वहां अचानक उसकी मुलाकात उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड किम से हो जाती है। किम और जेन सालों बाद मिल रहे थे। बातों बातों में किम बताती है कि वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़ॉम्बी से करती है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसके मंगेतर को काट लिया था और किम को खुद अपने हाथों से अपने मंगेतर को मारना पड़ा था। उस दिन के बाद से किम ने कसम खाई थी कि वह दुनिया के हर ज़ॉम्बी को खत्म कर देगी। वह अब तक सरकार के साथ मिलकर 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को ढूंढकर मार चुकी थी और सरकार ने उसे इसके लिए सम्मानित भी किया था। ये सुनकर जेन अंदर तक कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर किम को यूरी के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वह पल भर में यूरी का शिकार कर देगी। जेन बिना कोई वक्त गंवाए वहां से मेकअप का सामान लेता है और किसी तरह बहाना बनाकर किम से पीछा छुड़ाकर वापस लौट आता है। कुछ दिनों बाद जेन को यूरी की डायरी में उसकी एक पुरानी फोटो मिलती है जो एक एम्यूजमेंट पार्क की थी। जेन को लगता है कि अगर यूरी को उसकी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाया जाए तो शायद उसकी यादें और तेजी से वापस आ जाएंगी। वह डोंगबे की मदद से यूरी का बहुत ही खूबसूरत मेकअप करवाता है। मेकअप के बाद यूरी इतनी सुंदर और नॉर्मल लग रही थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वह एक ज़ॉम्बी है। वे उसे चुपके से एम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं। वहाँ जेन उसे वही झूले झुलाता है, वही गेम्स खिलाता है जो वह बचपन में खेलती थी। उसी समय डोंगबे के मोबाइल पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है। वैज्ञानिकों ने आखिरकार ज़ॉम्बी वायरस की 100% काम करने वाली वैक्सीन तैयार कर ली थी। जेन और डोंगबे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि बस कुछ दिनों की बात है, उनकी यूरी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी एम्यूजमेंट पार्क की भीड़ में यूरी का हाथ जेन से छूट जाता है और वह गायब हो जाती है। जेन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। उसे डर था कि कहीं यूरी का मेकअप खराब न हो जाए और उसका सच सामने न आ जाए। लेकिन जब यूरी मिलती है तो वह किसी पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वह हाथ में एक छोटा सा टॉय स्नैक लेकर खड़ी थी जिसे वह बचपन में हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन खुशियों के इस पल के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। जेन की गैर मौजूदगी में किम उनके गांव वाले घर पहुंच जाती है और वहां उसे यूरी की कुछ तस्वीरें और सच्चाई का पता चल जाता है कि जेन भी ज़ॉम्बी को छिपा रहा है। गुस्से में किम जैसे ही आर्मी को फोन करने लगती है, यूरी की दादी किम के हाथ जोड़ लेती है और रोते हुए एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर किम के पैर जम जाते हैं। दादी बताती है कि यूरी असल में जेन की सगी बेटी नहीं है, वह जेन की सगी बहन की बेटी है। सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में जेन की बहन और जीजा की मौत हो गई थी। यूरी का जो असली पिता था वह बहुत ही घटिया इंसान था। वह अपनी बच्ची को अनाथ छोड़कर इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर भाग गया था। उस दिन से जेन ने अपनी शादी, अपना करियर, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और यूरी को अपनी सगी बेटी से बढ़कर पाला। जेन ने आज तक यूरी को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वह उसकी सगी औलाद नहीं है। ये सच जानकर किम का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फैसला करती है कि वह जेन और यूरी को धोखा नहीं देगी, बल्कि वह यूरी को नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद करेगी। किम की मदद से यूरी का दाखिला गांव के ही एक स्कूल में करवा दिया जाता है, जहां किम खुद टीचर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन स्कूल में खेलते समय एक फुटबॉल सीधे यूरी के चेहरे पर आकर लगती है। चूंकि यूरी का शरीर अंदर से ज़ॉम्बी का था, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अजीब तरीके से जमीन पर गिरती है, जिससे उसके चेहरे का मेकअप उतर जाता है और उसकी ज़ॉम्बी स्किन दिखने लगती है। वहाँ मौजूद बच्चे डर कर चीखने लगते हैं। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कोई यूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। देखते ही देखते वह वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो जाता है। न्यूज़ चैनल्स पर खबर चलने लगती है कि दुनिया की आखिरी ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और इस गांव में छिपी हुई है। सरकार उस आखिरी ज़ॉम्बी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा करती है। इस 1 करोड़ के इनाम की खबर यूरी के उस लालची असली पिता तक भी पहुंच जाती है, जो सालों पहले उसे छोड़कर भाग गया था। पैसों के लालच में वह भेड़िया आधी रात को जेन के घर में घुस जाता है। वह यूरी की दादी को धक्का देता है और यूरी को जबरदस्ती बांधकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर सरकार को सौंपने के लिए निकल पड़ता है।
जब जेन घर लौटता है और उसे यह पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वह शॉर्टकट रास्ते से दौड़ता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस आदमी की चलती गाड़ी के आगे कूद जाता है। गाड़ी रुकती है। जेन डिक्की खोलकर यूरी को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लालची पिता जेन पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है। वह जेन को बुरी तरह पीटने लगता है। जेन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने पापा को इस तरह मरते हुए देख यूरी के अंदर का ज़ॉम्बी रूप पूरी तरह बाहर आ जाता है। वह अपनी सारी इंसानी ट्रेनिंग भूल जाती है। वह चीखती हुई उस आदमी पर झपकती है और उसकी गर्दन को बुरी तरह काट लेती है। कुछ ही पलों में वह आदमी भी एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है। जेन के पास अब अपनी और यूरी की जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। भारी मन से उसे उस आदमी को जान से मारना पड़ता है। अब आर्मी जेन के घर को चारों तरफ से घेरने वाली थी। जेन समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत है। वह यूरी को लेकर एक नाव में बैठता है और समुद्र के बीच बने एक छोटे सुनसान आइलैंड पर भाग जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगली ही सुबह सरकार के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी की नावें उस आइलैंड को भी घेर लेती हैं। दर्जनों सैनिक बंदूकें ताने खड़े थे। जेन आर्मी कमांडर के सामने हाथ जोड़ता है और घुटनों पर बैठ जाता है। वह कहता है, मुझे गोली मार दो, मुझे पूरी जिंदगी जेल में डाल दो, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कमांडर साफ कह देता है कि सरकार का आदेश है, हर ज़ॉम्बी को खत्म करना होगा। सैनिक यूरी पर निशाना साधते हैं। जेन समझ जाता है कि अब यूरी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर यूरी मरेगी तो वह भी उसके साथ मरेगा। वह रोते हुए यूरी की आंखों में देखता है और कहता है, यूरी मेरी बच्ची, मुझे काट लो, मुझे भी अपनी तरह बना लो, ताकि इस दुनिया में न सही पर उस दुनिया में हम दोनों हमेशा साथ रहें। यूरी अपने पापा की आंखों में देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पापा का आखिरी दर्द समझ रही हो। और आखिरकार वह रोते हुए अपने पापा के हाथ पर अपने दांत गड़ा देती है। उसी पल आर्मी के जवान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और जेन की छाती में अंधाधुंध गोलियां मार देते हैं। जेन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। अपने पापा को गिरते देख यूरी के अंदर की बची कुची इंसानियत चीख उठती है। वह जेन के सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और पागलों की तरह चिल्लाती है, पापा पापा। यह नज़ारा देखकर आर्मी कमांडर और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमांडर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ज़ॉम्बी को रोते हुए या इंसानों की तरह तड़पते हुए नहीं देखा था। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसके अंदर एक पवित्र इंसानी आत्मा जिंदा है। कमांडर तुरंत चिल्लाता है, फायर रोको, कोई गोली नहीं चलाएगा। वह यूरी को मारने का फैसला बदल देता है। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है। जब यूरी की आंखें खुलती हैं, तो वह एक साफ सुथरे अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसका रंग बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा हो चुका था। हाँ दोस्तों, सरकार की वैक्सीन ने यूरी को पूरी तरह ठीक कर दिया था। होश में आते ही यूरी सबसे पहले एक ही नाम लेती है, पापा। मेरे पापा कहाँ हैं? तब डॉक्टर्स और किंग उसे एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डॉक्टर्स बताते हैं कि जिस वैक्सीन ने पूरी दुनिया के करोड़ों ज़ॉम्बीज को ठीक किया है, वह वैक्सीन किसी लैब में नहीं, बल्कि यूरी के पापा जेन के खून से बनी है। असल में जब यूरी ने जेन को काटा था, तो जेन का अपनी बेटी के प्रति जो सच्चा प्यार और उसकी जो जीने की इच्छा शक्ति थी, उसने उसके शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया कि उसका शरीर ज़ॉम्बी वायरस से जीत गया। जेन का खून इस वायरस का इकलौता एंटीडोट बन चुका था। जेन ने अपने खून से पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन जेन खुद आर्मी की गोलियों के कारण पिछले 3 महीने से गहरे कोमा में था। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि वह कभी होश में आएगा या नहीं। यूरी दौड़कर अपने पापा के केबिन में जाती है, जहां जेन मशीनों के सहारे सो रहा था। यूरी के हाथ में उसके पापा की वही डायरी थी, जिसमें जेन ने यूरी की हर छोटी बड़ी प्रोग्रेस लिखी थी। यूरी ने आज पहली बार पलक झपकाई, यूरी ने आज पहली बार पापा कहा। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यूरी डायरी को अपने सीने से लगा लेती है और जेन का हाथ पकड़कर रोने लगती है। और तभी अचानक एक चमत्कार होता है। जेन की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं और वह अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता है। आखिरकार एक पिता के निस्वार्थ प्यार और संघर्ष की जीत होती है और यह छोटी सी खूबसूरत फैमिली हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक जानबाज पिता की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि माता पिता का प्यार दुनिया की हर बीमारी और हर मुसीबत से बड़ा होता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बाग 14 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।